नमस्कार, स्वागत है आप सबका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। महेंद्र लुधियाना है, विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर हैं। अजय केडिया हैं, केडिया एडवाइजरी से। भाविक पटेल हैं, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगा। सोने और चांदी में जबरदस्त रफ्तार दिख रही है। पिछले 2 दिनों में ही आप देखें तो करीब करीब 4,500 रुपए महंगा सोना हो चुका है, और चांदी देखिए करीब करीब 8,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है पिछले 2 सत्रों में। क्यों ये रफ्तार आई है और आगे क्या हो सकता है? ये रफ्तार आगे कहां तक जा सकती है? किन स्तरों को ये पार कर सकता है, सोना और चांदी दोनों? नमस्कार विश्व जी। नमस्कार सर। देखिए, सोने और चांदी में अगर हम बात करें, पिछला हफ्ता एक कंसोलिडेशन जोन में था। हमने $500 की बड़ी गिरावट देखी, 4388 से 83 से करीबन 3885 तक का लगभग $500 की गिरावट के बाद ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट करेगा, जो 4120 से 4140 तक का रिट्रेसमेंट है। पिछले हफ्ते बिल्कुल कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दिया, जिस ढंग से 40 दिन से ज्यादा हो चुका है यूएस शटडाउन को। हालांकि संडे ऐसी अपडेट आ रही है कि कहीं ना कहीं ये हफ्ते में 16 तारीख से पहले पहले हम देखेंगे इसके अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। हालांकि देखिए, अगर शटडाउन ओपन होता है तो जो सेफ हेवन डिमांड है वो गोल्ड की घटेगी और गिरावट ले सकता है। बट अभी भी कुछ पेच फंसा हुआ है, जिसके चलते हमने देखा डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। और वहीं सबसे बड़ी खबर यह है कि दिसंबर में जो रेट की कटौती की जो प्रोबेबिलिटी है, पहले 72% करती थी, आज वो 64 के करीब है, मतलब घट रही है, क्योंकि डेटा ड्रिवन नहीं दिखाई दे रहा है। इसके चलते हमने गोल्ड में एक अच्छी खासी रैली देखी, और ये इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ही था। और हमें भी लग रहा था कि 4120 4140 का एक टेक्निकल बाउंस आएगा। तो कल भी हमने अच्छी तेजी देखी। इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में 2% से ज्यादा तेजी सोने में और चांदी में भी लगभग 4% की तेजी देखी। और आज भी मुझे लगता है ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। ध्यान रखिए, आज यूएस मार्केट बंद है, तो मे बी है कि मॉर्निंग सेशन में हम तेजी देखेंगे, इवनिंग में वापस एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाए। बट कुल मिलाकर एज ऑफ नाउ शटडाउन का जब तक अपडेट क्लियरिटी नहीं आती है, प्राइजेस थोड़े से पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे ये हफ्ते। तेजी के साथ बने रहे, ये सलाह केडिया जी की तरफ से है। हालांकि एक नीजर रिएक्शन आ सकता है अगर शटडाउन यहाँ पे खत्म होता है तो। चलिए, आप बताइए अनिंद सर, आपकी राय क्या है? गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए क्या सलाह दे रहे हैं आप? जी, गुड मॉर्निंग सर। देखिए एक्चुअली ये जो स्पेकुलेटिव एक फर्वर था दीपावली, वो लार्ज पार्ट ऑफ दैट मतलब जो पोजीशनिंग बना हुआ था वो फ्लश आउट हो चुका है। तो स्पेकुलेटिव जो सेंटिमेंट है वो न्यूट्रल है, जो लॉन्ग टर्म तेजी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपका जो ये शटडाउन के वजह से हो क्या रहा था, यूएस में डॉलर लिक्विडिटी का एक शॉर्टेज बन गया था। डॉलर लिक्विडिटी शॉर्टेज के कारण वहां पे हर एसेट क्लास में सेल ऑफ, इक्विटी में था, क्रेडिट में था, में था। तो जो बैंकर्स थे, जो शैडो बैंक्स थे, डंपिंग एसेट्स और उससे डॉलर लिक्विडिटी को रेज कर रहे थे। तो ये शटडाउन जैसे एंड होगा, अभी यूएस के पास स्पेंडिंग का जो एक प्रोबेबिलिटी है हाई स्पेंडिंग का, उसका चांस काफी है। फिस्कल डेफिसिट और बढ़ने वाला है, डेट और बढ़ने वाला है, और फेडरल रिजर्व ऑलरेडी ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू लिक्विडिटी पंप कर रहा है। तो ये जो एक माहौल बन रहा है, ये मेटल्स के लिए बहुत तेजी का बात है। और गोल्ड और सिल्वर के लिए, जिससे इंडिया और चाइना गोल्ड और सिल्वर का एलबीएमएस से इंपोर्ट है, तो इट इज वेरी क्लियर कि लार्जर ट्रेंड का जो तेजी वो बना हुआ है, क्योंकि डी डॉलराइजेशन जितना आगे बढ़ता जाएगा, सोने का जो डिमांड है फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स तो है ही, वो रहेगा। तो अभी टेक्निकली एक बार आपका 4200 या 4160 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो एक पुल बैक टुवर्ड्स 4080 स्पॉट में एक अच्छा रहेगा, जो एमसीएक्स में करीब करीब का 1000 रुपए के आसपास एक पुल बैक आ सकता है 1-2 दिन में। दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सिल्वर में ज्यादा तेजी है, तो वहां पे 5120 एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल रेजिस्टेंस है। जब वो क्लियर होगा तो नेक्स्ट आपका ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करेगा सिल्वर। तो चलिए, तो आपकी तरफ से भी ये मुकम्मल राय आ गई है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। तो ये ध्यान रखिएगा, लेवल्स का भी आप जरूर रखें। भूपेश जी, वो कौन से टेक्निकल लेवल्स होंगे सोने और चांदी के लिए इन्हें ध्यान रखना चाहिए ट्रेड के दौरान आज? जी नमस्कार विश्वन जी। अगर आज की बात करें तो आज के लिए सोने और चांदी में 2 लेवल बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। मुझे लगता है कि एक 24
300 के ऊपर जब तक सोना बरकरार है, इसमें तेजी जारी रहनी चाहिए। जैसे कि हम बार-बार आपके चैनल पर हमने कहा कि नीचे में भी एक 21 पर भी कहा कि एक 24,500, एक 25,500 गोल्ड दोबारा हो जाएगा, क्योंकि बाजार पिछले महीने में काफ़ी ओवरबॉट था। इस वजह से बाजार में करेक्टिव वेव आना आवश्यक थी। वो करेक्टिव वेव हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है और उसके साथ-साथ कंसोलिडेशन चाहिए था बाजार में, वो कंसोलिडेशन भी देखने को मिल चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बाजार एक बार पुनः दोबारा अपने हाई के तरफ जाते हुए दिखते हैं मुझे, परंतु इंट्राडे में बाजार 1,24,300 के ऊपर जब तक खड़ा है तब तक इसमें तेजी रहेगी। सिल्वर की बात करें तो 1,54 का लेवल 154 के लेवल को पकड़ कर चले। यहाँ जब तक 154 के ऊपर इंट्राडे में है तब तक इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें अपसाइड में 1,55,500, 1,56,500 संभावित रहेंगे, 1,53,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। हमारे साथ महेंद्र लुनिया जी भी है विघ्नहर्ता गोल्ड से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त रफ्तार दिख रही है, आपका नजरिया से क्या है? क्या लग रहा है ये तेजी क्यों आई है और आगे की चाल कैसी दिख रही है आपको? हमने देखा था कि गोल्ड के प्राइजेस 70-80 हजार से लेकर ऊपर आ गए थे और कंटिन्यूसली ऊपर थे। इसके बाद एक लास्ट था कि उसे करेक्शन मोड आए और जैसे अभी शर्मा जी भी बता रहे थे कि करेक्शन आने के बाद भी एक साइडवेज भी जाना चाहिए था, वो भी चला गया। अब ऐसा लग रहा है कि गोल्ड के प्राइजेस फिर से एक बार अपनी रफ्तार पकड़ेंगे, क्योंकि काफी सारे इश्यूज खत्म नहीं हुए। जैसे अमेरिका का जो डाउन है वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। इसराइल हमास फिर से एक बार चेतावनी दे रहा है। बाकी कोई भी इश्यूज खत्म नहीं हुए, तो गोल्ड का जो पोटेंशियल है फिर से बरकरार है। 4,200 या $4,500 आई थिंक सो बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि गोल्ड फिर से एक बार अपनी रफ्तार पकड़ लेगा और एक अच्छा टारगेट अपना जो सेट है वहां चला जाएगा। सवाल डिजिटल गोल्ड को लेकर, क्योंकि सेबी की जिस तरह से चेतावनी जारी हुई है तो लोगों के मन में संशय हो रहा होगा कि डिजिटल गोल्ड उनके लिए कितना सेफ है। तो सेबी की तरफ से कहा गया है कि ये जो निवेश है इनके रेगुलेशंस के दायरे में नहीं आता है और ऐसे निवेश में ऑपरेशनल और काउंटर पार्टी रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं और निवेशक चाहे तो उनके लिए ETF भी है और EGR भी है, जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स है, जो उनके दायरे में आता है, लेकिन डिजिटल गोल्ड दायरे में नहीं आता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि फिनटेक ऐप्स या वॉलेट्स पर बेचा जा रहा डिजिटल गोल्ड सेबी के रेगुलेशन से बिल्कुल बाहर है। इस चेतावनी को आप कैसे देखते हैं और आप जो इन्वेस्टर्स हैं डिजिटल गोल्ड की, उसको फिर कैसे अट्रैक्ट करेंगे इस चेतावनी के बाद? एक रेगुलेटर की तरफ से अगर इस तरह की चेतावनी आ रही है तो। विश्व मोहन जी, अगर आपको याद होगा, हम जब से मिले हैं या हम आपके चैनल पे भी आए हैं, तब से लेकर हम हर एक चैनल पे, हर एक मीडिया पे हम यही कहते हैं कि जल्द से जल्द गोल्ड रेगुलेटर मार्केट में आए। क्योंकि अगर हमने देखा है, बिल्डर लॉबी भी पहले थी, रेरा नहीं था, तो कोई बिजनेस बंद नहीं था। अभी भी डिजिटल गोल्ड बंद नहीं होगा, लेकिन जितने जल्द हो सके उतने जल्द सेबी हो या गवर्नमेंट हो, इनको ये चाहिए कि डिजिटल गोल्ड को लेके आना चाहिए। मैं यहाँ पर विश्व मोहन जी आपका एक मिनट और लूंगा। देखिए, जैसे फिजिकल गोल्ड अगर हम लेते हैं और इसे उठा के सीधा सीधा तिजोरी में भर के रखते हैं, इसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं है। और इसके कारण अगर आप देखते हो कि पूरा, यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल भी बोलता है 25,000 टन से भी ज्यादा गोल्ड भारत में यूज के कारण, इनप्रोडक्टिव यूज के कारण पड़ा हुआ है। अगर हम इसे डिजिटल गोल्ड के माध्यम से मार्केट में लाते हैं तो इससे क्या होगा ना कि डिजिटल गोल्ड लोगों की इन्वेस्टमेंट की जो मंशा है, जो इच्छा है, बनी रहेगी। दूसरी चीज, गोल्ड के प्राइजेस भी कम आ सकते हैं। इसलिए जितना जल्द हो सके उतना जल्द डिजिटल गोल्ड के लिए नहीं बोलूंगा मैं, पूरे एंटायर गोल्ड सिस्टम के लिए एक रेगुलेटरी आना चाहिए। ये सेबी के हाथ में होगा नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में जरूर होगा और यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि हम हमारे कस्टमर को कैसे समझा रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ विघ्नहर्ता गोल्ड, कई सारी जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने खुद ने सेल्फ रेगुलेशन करके लिया हुआ है। हम लोग आज भी किसी भी प्रकार की कैश हमारे बिजनेस लेते नहीं है। कस्टमर का पैन कार्ड, आधार कार्ड के सिवा हम बुकिंग लेते नहीं है। दूसरी चीज, हम कैश
बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। अगर कभी भी कोई भी रेगुलेटरी आए या कोई भी इंक्वायरी निकले, तब भी हम उतनी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। तीसरी चीज ये होगी, अगर ज्वेलर्स अपने कस्टमर को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है ऐप के थ्रू गोल्ड को समझने का, छोटे से छोटे पॉइंट से इन्वेस्टमेंट करने का, इसके लिए तो होना चाहिए ना एक रेगुलेटर। ओके, पेशेंस होगा क्योंकि आप इस इन्वेस्टमेंट को तो रोक नहीं सकते। एक नया टूल्स है और लोगों को, खास करके यंगस्टर्स को काफी अट्रैक्ट करता भी है क्योंकि उन्हें ये आसान लगता है। हो सकता है कि विकल्प के तौर पर ETF भी मौजूद है बाजार में, लेकिन डिजिटली गोल्ड लोग चाहते हैं यहाँ पर डिजिटल गोल्ड खरीदे भी, उसकी डिलीवरी भी है, उन्हें आसान लगता है। तो इस प्लेटफॉर्म का जब भी शुरुआत है तो जरूरत है सरकार को एक रेगुलेटर, एक रेगुलेशंस लाना चाहिए ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में आसानी हो, ट्रांसपेरेंसी भी इस मार्केट में बढ़े। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला इस अहम खबर। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़ते बात करते हैं मेटल्स की चाल तो आज दायरे में जरूर है, लेकिन जो ट्रेंड है वो काफी अप ट्रेंड के मूड में ही दिख रहा है। भैया जी, बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? कॉपर 1010 के ऊपर टिक गया है और तेजी बची है, किस तरह से देख रहे हैं आप सर? मुझे लगता है कि कॉपर में तो रैली अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है। अप्रैल से लो तक हम नो डाउट करीबन 30% की तेजी देखी है। कल भी हमने देखा जो क्रिटिकल मेटल की जो अपडेटेड लिस्ट है उसमें कॉपर, सिल्वर इनके नाम कंटिन्यू है। तो आई थिंक कॉपर एक बार अगर 1024 के ऊपर निकलता है तो आराम से 1140 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो आई थिंक के सप्लाई साइड कंसर्न बने हुए हैं। डॉलर इंडेक्स एज ऑफ नाउ 100 के नीचे है। चाइना कहीं ना कहीं स्टेप इन करने की कोशिश कर रहा है न्यू ईयर से पहले स्टोरी स्टार्ट करने का। ध्यान रखिए नवंबर में जो ऑर्डर बुक्स है वो चाइना का अच्छा आना चाहिए, बिकॉज न्यू ईयर से पहले ये काफी क्रिटिकल मंथ है। जापान में भी हम देख रहे हैं कि जो सरकार है वो स्टिमुलस लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी फैक्टर बेस मेटल को बहुत स्ट्रांग मूव देती है। इसमें आपको कॉपर और एल्यूमिनियम, ये 3 कमोडिटी मुझे लगती है कि आउट परफॉर्म कर सकती है। जहां पे आज इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव 1008 में लीजिए, 1018 का टारगेट रहेगा, बट ध्यान रखिए आराम से 12 से 15% की तेजी हम दिसंबर से पहले आते देख पाएंगे। जिंक के अंदर भी 303 में लीजिए, 301 का स्टॉप लॉस लगाइए, 300 का इंट्राडे का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम 273 में लेके चलिए, 271 का स्टॉप लॉस लगाइए, 276 का टारगेट रहेगा। बट ये इंट्राडे है, बट पोजिशनली भी अगर बेस मेटल में आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो मुझे लगता है 2 महीने के अंदर ही हम एक अच्छा जंप आते देखेंगे। तो आपको लगता है ये तीनों टॉपिक है पोजिशनली भी और आज के लिए भी आप यहाँ पर बेस मेटल्स में खरीदारी कर सकते हैं। ये कॉल्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेवल्स नोट कर ले, स्टॉप लॉस भी नोट कर लीजिएगा। सर आपकी राय क्या है बेस मेटल्स पर? बेस मेटल्स में अभी कंसोलिडेशन है और मैं तेजी से एकदम सहमत हूँ। ये कंजन और कंसोलिडेशन जरूरत है। तो कॉपर जनरली क्या होता है ना कि जब कंसोलिडेशन होता है तो मार्केट में जो गैप्स बनते हैं, इंट्राडे गैप्स, तो उसको जनरली फिल किया जाता है। 1000 रुपए के आसपास एक चार्ट गैप है तो उसको फिल कर सकते हैं। उसके लिए आई विल वेट फॉर 1000 या 1002 के आसपास टू बाय। स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनली 90 के नीचे और अपसाइड पे इवेंचुअली वो 1025 को क्लियर कर और उसके बाद 1075 उसका नया टारगेट रहेगा। जिंक और एल्यूमिनियम भी स्ट्रांग है बट वेट करना चाहिए फॉर डिप, क्योंकि मार्केट आज बंद है तो एक डिप विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। आप बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है भूपेश जी बेस मेटल्स में? जी, मुझे बेस मेटल्स में करंट भाव पर भी जिंक खरीदने की सलाह रहेगी। 304 का दाम है, 302 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। इसमें 306 307 के लक्ष्य रहेंगे। वहीं अगर दूसरा बाजार जाने तो कॉपर के बाजार में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1008 पर खरीदारी करें। इसका स्टॉप लॉस 1005 के नीचे का लगाएं। 1012 1017 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है 308 के टारगेट के लिए, ये सलाह भूपेश जी की तरफ से है। क्रूड और नेचुरल गैस में धीरे धीरे तेजी बढ़ी है। अनिल, क्रूड नेचुरल गैस पर आपकी राय? क्रूड में एक्चुअली ट्रेंड अभी नहीं है तो बेटर स्ट्रेटजी रहेगा इसमें शॉर्ट स्ट्रैंगल एक्सपायरी के लिए, जो नवंबर एक्सपायरी है 5100 और आपका 5500 का जो कॉल और पुट है वो करीब 62 रुपए है। तो 100 रुपीज का स्टॉप लॉस देकर उसको शॉर्ट किया जा सकता है कुछ दिन, क्योंकि कोई खास ट्रेंड नहीं है तो फ्यूचर्स में ट्रेड बन नहीं रहा है। और नेचुरल गैस में बाई ऑन डिप्स है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 370, अपसाइड में 410। ओके, 410 तक जा सकता है, 370 का स्टॉप। नेचुरल गैस में खरीदारी की राय दे रहे हैं, क्रूड अभी आप अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। केरिया जी आपकी राय एनर्जी पैक पर? देखिए कच्चे तेल में मुझे लगता है यस रिबाउंड एक्टिविटी है, बट 5200 के नीचे भी सस्टेन नहीं करेगा मार्केट।
तो 5300 का कॉल लीजिए, 80 में 160 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर में अगर आप करें तो 5300 में लीजिए, 5240 का प्लस और 5400 का टारगेट। नेक्स्ट में थोड़ा ध्यान रखिए, कल भी हमने रिजेक्शन देखा 400 का। वेदर डेफिनेटली इस बार अच्छा रहेगा जिसकी वजह से तेजी दिख रही है। तो इंट्राडे के हिसाब से 380 के लीजिए, 375 का स्टॉप लॉस लगाइए, 395 तक निकल जाइए। बट अगले 2 दिन के बाद जो वेदर में चेंजेस आ रहा है वो दिखा रहा है कि वापस टेम्परेचर में हम देखेंगे थोड़ा बढ़ोतरी है, जिसकी वजह से वापस एक करेक्शन आ जाएगा। तो कुल 370 से 400 का जो दायरा है, इसी दायरे में रहेंगे। आज इंट्राडे में 95 के लिए लेके चलना चाहिए। भूपेश जी, आपकी राय क्रूड पर? क्रूड में मेरी बिकवाली की सलाह रहेगी। करंट भाव में भी बिकवाली कर सकते हैं, अन्यथा ऊपर में 5320-25 के आसपास आता है तो भी बिकवाली करें। 5375 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में इसमें 5260, 5210 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरे ही नॉन एग्री मार्केट हमारे दर्शकों के लिए राय रख दी। वक्त है ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो गेहूं की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आएंगे। इंडस्ट्री की क्या दिक्कतें हैं, क्यों सरकार की पॉलिसी से इंडस्ट्री। पंजाब में आज 2 मेहमान मौजूद हैं, अजय गोयल साहब भी है और नवनीत जी भी है, दोनों अपने अपने एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले हम उत्पादन के नंबर से बात करते हैं। फाइनल नंबर कुछ आप लोगों ने डिसाइड कर आपके एसोसिएशन में? मोटा मोटी हमारी तरफ से जो सर्वे अगर हुआ उस हिसाब से करेक्ट है नंबर्स। 110 मिलियन टन लगभग इस साल का प्रोडक्शन रहा है और दिख भी रहा है। मार्केट में अवेलेबिलिटी प्रॉपर है और सब जगह है और गेहूं बहुत अच्छे। और आप देख रहे हैं प्राइसेस भी, तो प्राइसेस सबड्यूड चल रहे हैं। जो अपने प्रोक्योरमेंट सीजन के प्राइसेस से लगभग वही प्राइस है इस समय। तो कैरिंग कॉस्ट भी नहीं निकल रही, तो ये इसको ही इंडिकेट करता है कि प्रोडक्शन इज गुड और सरप्लस वीट है हमारे पास। आपका अनुमान सर क्या है अजय सर? देखिए, मेरा अनुमान यह है कि मैं इस बिलीफ पे था कि पिछले साल के एवरेज में जो भी आपका नंबर रहा हो, इस साल 3 से 4 मिलियन टन ज्यादा है। लेकिन आज के बाजार की परिस्थिति को देख मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव एक्चुअली अंडर एस्टिमेटेड प्रोडक्शन दिस ईयर। 6 से 7 मिलियन टन भी जो है पिछले साल से ज्यादा हो। सरकार का 1120 लाख टन के आसपास का था, उससे कितना प्लस? 1117 मतलब 117 था। हाँ, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि सरकार के आंकड़े के नजदीक ही रहा होगा इतना उत्पादन, क्योंकि जो बाजार के हाल है पिछले 6 महीने से नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ही कोई जो है इधर सप्लाई शॉर्टेज सिनेरियो किसी को नजर नहीं आ रहा। सीजन पे जिन लोगों ने स्टॉक भरा था वैसे का वैसा पड़ा है, बल्कि डेप्रिशिएट हो गया और सामने वो डिमांड ही नजर नहीं आ रही कि ये माल उठेगा कैसे। और जैसे सरकारी स्टॉक 20 मिलियन टन कैरी फॉरवर्ड होगा, मुझे तो लग रहा है इस साल प्राइवेट हैंड्स का स्टॉक भी कम से कम 1 मिलियन टन कैरी फॉरवर्ड अगर होए तो बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। चावल में भी यही स्थिति है। अभी भी हम एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से बात कर रहे थे, तो उनको लग रहा है कि 10 मिलियन टन के लिए कोई बायर ही नहीं है। एक्सपोर्ट मार्केट आपके जो स्टोरेज में बफर के लिए जाएगा, उसके बाद भी और कंजम्पशन के बाद भी 10 मिलियन टन मिनिमम बच रहा है। क्या गेहूं में अगर यही हालात अगर आपको दिख रहे हैं, तो क्या वक्त आ चुका है कि एक्सपोर्ट को कुछ इजाजत दे दी और जो इंडियन डायस्पोरा में जो लोग रहते हैं, जो उनके लिए कुछ इस तरह के गेहूं के बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए कुछ राहत दी जाए, ढील दी जाए? अजय जी आपसे सवाल। देखिए, फेडरेशन जो है इस बात की काफी दिनों से मांग करता रहा है कि जो इंडियन डायस्पोरा है उसको जो है आप कट ऑफ नहीं कर सकते हिंदुस्तान से। वो जो यहाँ की गेहूं का आटे का आदी है, आप ये अपॉर्चुनिटी शिफ्ट कर रहे हो पड़ोसी मुल्कों में, इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ बांग्लादेश, नेपाल, ये देश इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं। एंड 2 साल पहले देखिए हम इंपोर्ट के लिए मांग कर रहे थे, अब जो है गेहूं यहां तक आ चुका है सरकार की। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री मांगने से नहीं, सरकार अपनी मजबूरी से बहुत जल्द जो है ये एक्सपोर्ट खोल देगा। आपको क्या लग रहा है? आप भी इनसे सहमत है अजय जी से? नवनीत जी आपको लग रहा है? और कितना कोटा सरकार को जारी करना चाहिए गेहूं एक्सपोर्ट के लिए भी? आपको लग रहा है हम उतने सरप्लस में हैं? आपका एस्टिमेट क्या है? देखिए, हम इस साल की शुरू जब से हार्वेस्ट हुआ है, जब से हम सरकार से परस्यू कर रहे हैं कि गेहूं के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट चालू कर देना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन नंबर्स आर वेरी गुड। और इसके साथ में इंडियन आटा का जो फ्लेवर है, ये कहीं ना कहीं इंडियन डायस्पोरा को तो चाहिए, लेकिन वर्ल्ड के जो बाकी लोग हैं जो आज के दिन रोटी खाते हैं, उनको भी
प्रेफरेंस में वो रखते हैं कि हमको इंडियन आटा ही चाहिए, इंडियन गेहूं का आटा ही चाहिए। तो हमने सरकार को बार बार मांग रही है और हम रोज बोल रहे हैं कि सर अब राइट टाइम है डिसीजंस को चेंज करने का और आटे का एक्सपोर्ट, मैदे का एक्सपोर्ट एक बार हमको अलाउ करने का। अब इसका जो हमने पहले बंद किया उसकी मजबूरी थी, हमारे देश में गेहूं नहीं था। लेकिन देखिए हर चीज का एक आफ्टरमाथ इफेक्ट भी आता है। आज क्या हुआ, हमने अपना मार्केट लूज किया, उसका फायदा दूसरी कंट्रीज, हमारी नेबरिंग कंट्रीज ने उठा लिया, उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया। अब हमको जो रिक्लेम करना है मार्केट, दैट इज ऑल्सो अ बिग टास्क फॉर अस। तो हम ये चाहेंगे कि हाँ, कभी भी ऐसी सिचुएशन हो उसके लिए हमारे को ये चीज की पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी, प्री प्लान रखना पड़ेगा कि हमको इस चीज को तो मेंटेन करना ही है कि हमको थोड़ा आटा इंडियन डायस्पोरा के लिए और वर्ल्ड के लिए देना, जिससे हमारा मार्केट प्रेजेंस हमेशा बना रहे। मार्केट में प्रेजेंस एक बार खत्म होने के बाद वापस उस जगह पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं कोई रिक्लेम कर लेगा, उनके मार्केट बन जाएंगे, फिर वापस से आपको एंट्री बहुत मुश्किल होगी। सर एक सवाल इस सीजन को लेकर अजय बता दीजिए, इस बार तो एक्सटेंडेड रेनफॉल हुई है और खास करके व्हीट बेल्ट में काफी ज्यादा बारिश हुई है, तो क्या इस बार अभी क्रॉप है काफी बम्पर रहने वाला है? रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद करनी चाहिए क्या गेहूं में? देखिए, पिछले 2 दिनों से जो चर्चा हो रही है और जो चीजें सामने आ रही है, खासतौर पे पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और जो वेदर और सीड वाले हैं, ब्रीडर्स हैं और फार्मर्स हैं, उन सब की बातें सुन के ऐसे लग रहा है कि ये अगला साल जो है और भी बम्पर रहेगा।